दोस्तों जैसा अभी हमने मूविंग एवरेजेस वॉल्यूम देखे उसी प्रकार से मूविंग एवरेजेस को आरएसआई के साथ भी दोस्तों देखा जाता है। सो व्हाट इज आरएसआई? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को कैसे यूज करते हैं? जैसे द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अ मोमेंटम ऑसिलेटर। कौन सा ऑसिलेटर है? याद रखो दोस्तों, मोमेंटम। दोस्तों जो लोग मोमेंटम बेस काम करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना मैं तो मोमेंटम ट्रेडर हूं, आरएसआई यूज करते हैं वो लोग, राइट? तो ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो मेजर करता है स्पीड। किसको? स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट। भाव पे जो फर्क पड़ता है और उसकी गति को ट्रैक करता है। ये दोनों ही चीजों का संबंध है दोस्तों आरएसआई में। द आरएसआई ऑसिलेट्स बिटवीन 0 to 100। दोस्तों यहां पे दो बैंड होती है, एक 0 रेंज होती है, लाइन होती है, एक 100 की लाइन होती है। तो आरएसआई आपका ये दोनों के बीच में रहता है। ट्रेडिशनली आरएसआई इज ओवरबॉट। दोस्तों जितना 100 के करीब आता है आरएसआई, उतना हम कहते हैं बहुत ज्यादा बाइंग हो गया है, राइट? वहां से गिरने की प्रोबेबिलिटी होती है। कहां से? 70 से। उसी प्रकार से 0 के करीब यानी 30 जितना जब आरएसआई नीचे आता है तो कहते हैं बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड हो गया है। तो यहां से और गिरने के नहीं बल्कि चलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपका आरएसआई 0 to 100 के बीच में चलता है, जिसमें 100 के करीब महंगा, 0 के करीब सस्ता। तो जनरली ये देखते हैं कि 70 के आसपास आता है तो तभी से इसको ओवर सोल्ड मान लेते हैं, राइट? ओवर बॉट मान लेते हैं। और 30 के करीब आता है तभी से इसको ओवर सोल्ड भी मान लेते हैं, राइट? सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय लुकिंग फॉर डाइवर्जेंस एंड फेलियर स्विंग्स। दोस्तों कई बार शेयर चल रहा होता है, राइट? पर आरएसआई अभी भी इतना महंगा नहीं हुआ होता है, तो यहां पे बताता है कि भी और जगह है यहां पे चलने की, राइट? इसे डाइवर्जेंस कहते हैं दोस्तों। हम अभी कुछ उदाहरण से देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। आरएसआई कैन ऑल्सो बी यूज टू आइडेंटिफाई द जनरल ट्रेंड, राइट? कोई ट्रेंड जानने के लिए भी दोस्तों आरएसआई का इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला कैसे बनती है आरएसआई की? आरएसआई इज इक्वल टू 100 माइनस ब्रैकेट में 100 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस एवरेज ऑफ अपवर्ड प्राइस डिवाइड बाय एवरेज ऑफ डाउनवर्ड प्राइस। तो दोस्तों दोनों ही प्राइस को कंसिडर किया जाता है यहां पे, इसीलिए इसे दोस्तों मोमेंटम ऑसिलेटर कहते हैं, राइट? सो ये दोस्तों आरएसआई का मैंने एक इंडिकेटर ऐड किया है। जहां है निफ्टी का चार्ट। दोस्तों निफ्टी के चार्ट के नीचे मैंने पहले बताया था दोस्तों लोअर बॉटम पे वॉल्यूम होते हैं, और जब आप यहां पे इंडिकेटर यूज करते हो आरएसआई का तो नीचे एक आरएसआई की पूरी रेंज आ जाती है। दोस्तों ये रेंज पे मैंने यहां लाइन ड्रॉ की है। कहां पे लाइन ड्रॉ की है दोस्तों? 70 पे, राइट? मैंने बताया 0 to 100 की लाइन होती है, पर 70 से ही मानने लगते हैं कि अब ओवरबॉट हो चुका है, यहां से गिरने के चांसेस है। उसी प्रकार से 0 नहीं बल्कि 30 से ही मानने लगते हैं कि ओवर सोल्ड हो गया, इधर से बाइंग के चांसेस है। तो आप देख सकते हो अलग अलग जगह पे क्या हुआ। जैसे यहां पे ऑलरेडी बाजार ओवरबॉट हो चुका था, राइट? ओवरबॉट होने के बाद हमने यहां से करेक्शन भी देखा, बराबर? अभी बाजार ने वापस लाइफ टाइम हाई मारा है, पर आपके आरएसआई तो लाइफ टाइम हाई पे आया नहीं है। तो यह बताता है कि भी अभी भी आरएसआई कहता है जगह है निफ्टी को चलने की, राइट? उसी प्रकार से ये लोअर बॉटम है दोस्तों। हम देख सकते कैसे लोअर बॉटम से निफ्टी में बाइंग आया था। तो जनरली जो अपर लाइन है वहां पे ओवर बॉट हो जाता है, नीचे ओवर सोल्ड होता है। ये दोनों इंडिकेटर का दोस्तों हम लोग यूज कर सकते हैं जब हम लॉन्ग टर्म में या ट्रेडिंग के लिए काम करते हैं तो, राइट? नाउ आरएसआई is considered overbought when above 70 and oversold when below 30। ये चीज की तो दोस्तों हमने बात कर दी।
These traditional levels can be adjusted if necessary to better fit the security. दोस्तों कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं दोस्तों, जैसे एशियन पेंट, पीडीलाइट जैसी जो कंपनियां हैं जहां पे दोस्तों गिरावट कम आती है, जिनकी सेल्स कंसिस्टेंट बढ़ते रहते हैं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा टूटते नहीं है। ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, ओवरबॉट पोजीशन पे ज्यादा भी रहता है, तो आप 70 के बदले 80 भी उसको एडजस्ट कर सकते हो, बराबर है। और उसी प्रकार से जो बहुत ही ज्यादा साइक्लिक स्टॉक होते हैं वहां पे आप नीचे भी ला सकते हो ओवरसोल्ड पोजीशन को, राइट। दोस्तों इसका एक बड़ा ड्रॉबैक भी है, वो क्या है दोस्तों, ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, जब दोस्तों कंटिन्यू रैली रहती है, जैसे यहां पे हमने देखा 1000 से 6000 तक कंटिन्यू रैली थी, तो इस समय पे दोस्तों आरएसआई कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक ओवरबॉट पोजीशन पे भी रहा। दोस्तों उसी प्रकार से दोस्तों जब ओवरसोल्ड हो जाता है, जब आपका शेयर डाउन ट्रेंड में होता है, तब आपका आरएसआई लंबे समय तक ओवरसोल्ड भी रह सकता है, राइट। तो ये आपको कब काम लगता है ये इंडिकेटर, दोस्तों अगर तेजी में ये लंबे समय तक ओवरबॉट रहा तो आप तो मानोगे अरे अब तो ये चलेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये इंडिकेटर ज्यादातर रेंज बाउंड में जब स्टॉक होते तब ज्यादा काम लगता है। जब एक तरफी ट्रेंड होती है जैसे फुल फ्लैट तेजी, तो वो समय पे लंबा समय ओवरबॉट भी रहता है, और कोई ऐसी कंपनियां हैं कि जिनमें कोई सुधार आएंगे ही नहीं, तो बेचारा आरएसआई क्या कर पाएगा, धंधे बढ़ेंगे नहीं, प्रॉफिट बढ़ेंगे नहीं, क्या गिरेगा, क्या चलेगा। ऐसे शेयर गिरते रहते हैं और आरएसआई कंटिन्यू बताता है कि ओवरसोल्ड हो गया अब नहीं गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। तो जनरली आरएसआई कब यूज होता है दोस्तों, रेंज बाउंड वाले स्टॉक या रेंज बाउंड वाले पीरियड में, राइट। आरएसआई ऑफन फॉर्म charts pattern that may not show on the underlying price chart such as double top and bottom and trend line। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी यहाँ पे चलता जा रहा था, राइट, आरएसआई भी कंटिन्यू तौर पे चलता जा रहा था। यहाँ पे आप देखो कि बाजार में गिरावट आई, राइट, बाजार में जब गिरावट आई दोस्तों वो समय पे आपका जो आरएसआई था ये भी जबरदस्त हाई पे था। अभी ऐसा हाल नहीं है, ये समय के क्या है, ये जैसे लेटेस्ट ट्रेंड देखो तो बाजार चल रहा है, आरएसआई अभी भी सस्ता है, राइट। तो यहाँ पे भी डबल टॉप डबल बॉटम बन सकते, जैसे ये ट्रिपल टॉप बना हुआ है यहाँ, राइट। इन एन अप ट्रेंड और बुल मार्केट द आरएसआई टेंड टू रिमेन इन द 40 to 90 रेंज विद द 40 to 50 जोन एक्टिंग एज सपोर्ट। जैसे यहाँ पे हमने देखा बुल रेंज है, राइट। तो जब भी बुल ट्रेंड होता है तो जनरली लंबे समय तक ओवरसोल्ड की पोजीशन पे दोस्तों नहीं आता है। तो बुल ट्रेंड में क्या करता है आरएसआई दोस्तों, 40 से 90 की रेंज में ज्यादातर रहता है, राइट। उसी प्रकार से जब डाउन ट्रेंड रहता है तो जल्दी सुधरता नहीं है। जब डाउन ट्रेंड रहता है वो टाइम पे दोस्तों जनरली 10 to 60 के बीच में दोस्तों रहता है और 50-60 से ऊपर नहीं निकल पाता है, राइट। जैसे तेजी में 40-50 से नीचे नहीं जाता है। सो दिस रेंजेस विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द आरएसआई सेटिंग एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सिक्योरिटी और मार्केट्स अंडरलाइंग ट्रेंड। दोस्तों ओवरऑल तो दोस्तों फंडामेंटल पे ही डिपेंड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, राइट, वो समय पे आपका कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है ओवरबॉट रहने के बावजूद भी दोस्तों चलता जा सकता है। सो इफ अंडरलाइन प्राइसेस मेक अ न्यू हाई और लो that isn't confirmed by the RSI, this divergence can signal a price reversal। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि शेयर चल रहा है पर आरएसआई ने कंफर्मेशन नहीं दिया है, राइट, अपटिक नहीं हुआ है, आरएसआई डाउन टिक में ही है, तो ये हो सकता है कि प्राइस रिवर्सल दोस्तों आए। इफ द आरएसआई मेक्स अ लोअर हाई एंड देन फॉलोज विद अ डाउन साइड मूव, दोस्तों जैसे यहां पे लोअर हाई लगा और फिर वापस से डाउन साइड हो गया, तो चार्ट की तरह आरएसआई भी कंटिन्यू ट्रेंड में नीचे रहते और हम बड़ी गिरावट दोस्तों यहां पे देखते हैं, राइट। सो सिमिलर पैटर्न हुई दोस्तों, अगर लोअर हाई हुआ
और फिर और गिरावट आई, राइट, डाउनसाइड मूव्स बिलो प्रीवियस लो, तो क्या होता है, अ टॉप स्विंग फेलियर हैज अकर्ड इफ द आरएसआई मेक्स अ हायर लो। उसी प्रकार से जब दोस्तों आरएसआई सुधरता है, मेक्स हायर लो, दिख रहा है आपको इधर, हायर लो बनाया, जहां पे भी दोस्तों हायर लो बना, सो मेक्स हायर लो एंड देन फॉलो विथ एन अपसाइड मूव अबव प्रीवियस हाई, प्रीवियस हाई से भी ऊपर निकल जाता है, तो इस केस में बॉटम स्विंग फेलियर हैज अकर्ड, मतलब गिरने की प्रोबेबिलिटी यहां पे खत्म हो जाती है और रैली दिखती है, राइट। तो आप आरएसआई को रेगुलर प्रैक्टिस से और सीख सकते हो। एडजस्ट फॉर वॉलेटिलिटी, कंसिडर एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ द मूविंग एवरेज बेस्ड ऑन द स्टॉक्स वॉलेटिलिटी। इन हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स shorter term moving averages may be more appropriate, right? While in less volatile stock, long term moving averages may be more reliable. जैसे यहाँ पे मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील का उदाहरण दिया है, जो एक साइक्लिकल स्टॉक है। यहाँ पे हम जनरली देखते हैं बार बार 100 मेमा पे तो आपका जेएसडब्ल्यू स्टील आ जाता है। जब हम पीडीलाइट को देखते हैं तो पीडीलाइट इतना वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पे तो दोस्तों मुश्किल से 50 मेमा भी नहीं आता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको कंपनी की वॉलेटिलिटी, कंपनी के फंडामेंटल से भी दोस्तों ध्यान में रखनी है, राइट। यूज ट्रेलिंग स्टॉप्स, दोस्तों जनरली जो ट्रेडर होते हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मूविंग एवरेजेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। दोस्तों जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं हर बार मेरी मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट ले लेगा, लेकिन मान लो ये शेयर ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया एवरेज के ऊपर, तो गिरने के चांसेस है और कुछ समय तक करेक्शन रह सकता है। तो ये समय पे जो मोमेंटम ट्रेडर होते हैं वो लोग ऐसे समय पे स्टॉप लॉसेस करते हैं। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये स्टॉप लॉस करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म और ट्रेडर इन दोनों प्रकार के निवेशक में बड़ा डिफरेंस होता है। ट्रेडर जो शॉर्ट टर्म के होते हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे अभी के अभी शेयर नहीं चलेगा तो नुकसान होगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा, मैं और ले पाऊंगा, राइट। सो एज द स्टॉक मूव्स इन योर फेवर, एडजस्ट द स्टॉप लॉस लेवल टू द मूविंग एवरेज टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट। जैसे अगर किसी ने यहाँ पे लिया हुआ है 50 मेमा का सपोर्ट लेता जा रहा है, तब तक बेचने का जरूर नहीं है, रखो। 50 मेमा तोड़ता है वो टाइम पे ट्रेडर निकल सकते हैं, तो आपको एक तेजी भी लंबी खासी मिल जाती है, राइट। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली थियरी जरूर दोस्तों काम में ले सकते हैं, राइट। दोस्तों प्राइस लेंथ टू मूविंग एवरेज, long term investor use this effectively as if the company you are investing is based for long term but is struggling in near term। दोस्तों बहुत से समय पे आपकी लॉन्ग टर्म कंपनी कुछ समय के लिए करेक्शन में रहती है, तो ऐसे समय का दोस्तों फायदा उठा सकते हैं आप, यहाँ पे ज्यादा एसआईपी करके इकट्ठा कर सकते हो ताकि अगली तेजी का आपको फायदा हो। तो हर तेजी से पहले लॉन्ग टर्म स्टॉक्स कुछ समय तक करेक्शन में रहते हैं। ये समय दोस्तों बाइंग के लिए बिल्कुल सही रहता है। मूविंग एवरेज के करीब है यानी सस्ता मिला है, फिर एक बार मूविंग एवरेज से दूर हो जाएगा तो महंगा हो जाता है, राइट। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यूज दिस एफिशिएंटली as if the company you are investing is based for long term but is struggling in near term. During such scenario you will see stock will move near averages। कब दोस्तों एवरेज के करीब आएंगे स्टॉक? बुरे समय में, राइट। द मोर द स्टॉक्स प्राइस इज नियर द एवरेज, बिलो द एवरेज, अप डाउन फार फ्रॉम एवरेज, सच अपॉर्चुनिटी कैन गिव गुड स्टॉक एट प्राइस दैट इज फेयर वैल्यू, राइट। जितना एवरेज के करीब है, एवरेज के नीचे है या एवरेज से काफी नीचे है, ये सारा ही समय फेयर वैल्यूएशन बोल सकते हैं दोस्तों। इसका उल्टा भी सही है, एवरेज के ऊपर है, बहुत दूर है दोस्तों, ये सारी चीज आपको बताती है कि भाई शेयर महंगा मिल रहा है। सो इफ द स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग टू फार फ्रॉम एवरेज, दिस सजेस्ट स्टॉक इज ट्रेडिंग एट हाई वैल्यूएशंस, राइट। दोस्तों रिमेंबर, याद रखें that the moving averages are lagging indicator and may not always provide accurate signal। दोस्तों जरूरी नहीं है कि मूविंग एवरेज हर बार काम ले, आप सोचो कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, नहीं भी लेगा।
दोस्तों तो इसके लिए जरूरी क्या है, मैं रिजल्ट को देखूं। दोस्तों कोई कंपनी है जिसमें आप निवेशक हो, वो कंपनी पे क्लेम लगे हैं कि भी उन्होंने कोई बड़ी चोरियां की है, क्लेम प्रूव होते जा रहे, मालिक जेल में जा रहे, और हम यहाँ पे एवरेज करते जाएंगे। हम सोचेंगे नहीं एवरेज पे रुकेगा, नहीं रुकेगा दोस्तों, ओवरऑल फंडामेंटल ही काम करते हैं, राइट। तो मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, इसे हमेशा एक्यूरेट सिग्नल के साथ देखें। It's crucial to use them in conjunction with other form of analysis and risk management techniques to make informed trading decision or investment decision, right? Regularly review and adjust your strategy based on market condition and performance evaluation, right? So this was, friends, moving averages, वॉल्यूम एनालिसिस एंड आरएसआई। मुझे उम्मीद है अब तक जो हमने सीखा उससे आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल दोस्तों कर पाओ, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।